बेटा लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक बैलेंसिंग इक्वेशन, वो मैंने फिल वक्त स्किप किया है। उसको मैं एट द एंड ऑफ द सेशन दोबारा करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि एक तो फिजिकल भी हो जाएगा थोड़ा सा और बेहतर भी रहेगा। अभी फ़िलहाल हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, अभी तक बड़ी बात हुई एटम के हवाले से, एटम होता है, एटम कुछ होता है। अब इस चैप्टर में हमें इस एटम के ही हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करनी है। मेरा एक तरीका यह है कि चैप्टर शुरू होते ही सबसे पहले मैं एटम का स्ट्रक्चर बना देता हूँ और स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि एटम होता कैसा है। अभी तक इस हवाले से हमारी वैसे भी बात हुई हुई है, प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने एटम का स्ट्रक्चर बनाया था और आपको दिखाया था, बताया था, समझाया था। तो ये है हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एटम में ये जो हिस्सा है सेंटर पोर्शन, ये सेंटर पोर्शन कहलाता है न्यूक्लियस, और ये साइड वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है शेल्स या ऑर्बिट। अच्छा, न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल है, नहीं है कोई चार्ज इस पर, और शेल्स में एटम के रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब सवाल ये है कि ये एटम तो इतना छोटा होता है, तो ये एटम हमें नज़र आता है या नहीं आता? तो पहली बात तो ये कि भाई ये एटम नज़र ही नहीं आता। अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एटम इस तरीके का होता है, ठीक है। अब ऐसा होता है एटम, ये हमें कैसे पता, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ है कि एटम ऐसा होता है। एक ग्रीक साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस नाम के, जो हज़रत ईसा के ज़माने से कोई 300 साल पहले थे, 300 बीसी में। डेमोक्रिटस नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक फिलोसोफर थे। इन्होंने पहली मर्तबा लफ्ज़ एटमोस का इस्तेमाल किया था। लफ्ज़ एटमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल या फिर इंडेस्ट्रक्टिबल। ऐसी चीज़ जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं एटमोस। ठीक है। डेमोक्रिटस ने पहली मर्तबा कहा कि भाई इस दुनिया की हर चीज़ ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाम दिया था एटमोस का, डेमोक्रिटस ने। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। ठीक। इसके बाद डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है एटम के हवाले से। डेल्टन ने भी थोड़ी बहुत बातचीत की है। एटीन ओ थ्री में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस, डेल्टन सॉरी। उन्होंने भी अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। इन्होंने कहा एटम्स आर स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। एटम जो है वो
मैटर का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इससे छोटा दुनिया में कुछ नहीं होता, और ये इंडिविजिबल भी होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल भी होता है। इंडिविजिबल का मतलब होता है बेटा ऐसी चीज जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यानी कि तोड़ नहीं सकते। अच्छा, डिवाइड और डिस्ट्रक्ट, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बेशक कोई चीज टूटती है तभी डिवाइड होती है, लेकिन इन दोनों लफ्जों में और इन दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। हैविंग सेम साइज, कॉमा मास, एटसेट्रा। अच्छा, ये जो बात है ये क्या है कि किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक टुकड़ा है फॉर एग्जांपल आयरन का, ठीक है, और ये एक टुकड़ा है मेरे पास सोडियम का, ठीक है। अब आयरन के अंदर आयरन के एटम्स हैं, ठीक है, और सोडियम के अंदर सोडियम के एटम्स हैं। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करें तो आयरन के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, और सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे भी एक जैसे ही होंगे, ठीक है। आयरन के एटम सारे एक जैसे और सोडियम के एटम सारे एक जैसे। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं सोडियम के एटम और आयरन के एटम के दरमियान, तो ये दोनों एटम्स एक दूसरे से अलग होंगे। यानी कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं कि सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सोडियम वाले एक जैसे ही होंगे। इसी तरीके से आयरन के जितने भी एटम्स होंगे सारे के सारे आयरन वाले एक जैसे ही होंगे। लेकिन अगर मैं आयरन के एटम का और सोडियम के एटम का कंपैरिजन करूं तो ये कंपैरिजन सही नहीं होगा। आयरन और सोडियम के एटम्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कंपाउंड फॉर्मेशन, बल्कि तीसरा पॉइंट नहीं लेते इसको, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of more than one element combines। कंपाउंड कब बनते हैं? कंपाउंड तब बनते हैं जब एक से ज्यादा तादाद, एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम्स एक दूसरे से मिले। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब अगर कार्बन के एटम्स की बात करूं तो मान लो ये व्हाइट व्हाइट जो है ये कार्बन के एटम्स हैं, और ये जो येलोइश कलर में बना रहा हूं ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है? जब कार्बन के एटम से कुछ इस लिहाज से, कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन के एटम्स जुड़ जाए, ठीक है। कार्बन के एटम्स कुछ इस लिहाज से, कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन के एटम से जुड़ जाए, ऑक्सीजन के एटम्स कार्बन के एटम से जुड़ जाएं। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ, ये बेसिकली एक रीअरेंजमेंट है।
ऐसा नहीं हुआ कि कार्बन का एटम टूटकर कुछ अलग हो गया, ऑक्सीजन का एटम टूटकर कुछ अलग हो गया। यानी कि जब कंपाउंड्स बन रहे होते हैं तो कभी भी एटम्स टूटकर अलग नहीं होते, एटम्स तो वही रहते हैं। ठीक है, फर्क किस चीज में आ जाता है, वो एटम्स एक दूसरे से अलहदा अलहदा तरीके से अलाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस चीज को, इस बात को हम कहते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन, और यही हमने इस पॉइंट में बताया कि कंपाउंड फॉर्मेशन होती कैसे। बात समझ में आई बेटा? बेटा बात समझ में जी आई? सर। सर ओके। कंपाउंड्स आर फॉर्म compound formation is rearrangement of atoms, but atoms themselves are not created or destroyed. कंपाउंड फॉर्मेशन जो है वो एटम्स की रीअरेंजमेंट है, बट एटम्स ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। और बेटा ऐसा हो भी नहीं सकता। आपने चैप्टर 2 में एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता क्या रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता ही यही रहा है कि मैटर को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना मैटर को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने बना दिया, बस रख दिया। तो जब आप मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो मैटर का जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसे आप एटम कहते हो, आप उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? तो चौथी बात जो डेल्टन साहब ने कही वो यही कही है कि आप एटम्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? जी सर। ठीक है। अच्छा, जी सर। अब डेल्टन की इस एटॉमिक थ्योरी में ना बेटा कुछ खामियां और खराबियां हैं। ठीक है, क्या खामियां और खराबियां हैं? पहली बात तो ये कि एटम के बारे में कहा जाता है कि भाई ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ नहीं है, ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, जब मैं कह रहा हूं कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो लाजमी सी बात है ना बेटा कि जब वो एटम के अंदर होते हैं तो वो एटम से साइज में छोटे भी तो होंगे, वरना अगर वो एटम जितने या एटम से बड़े होते तो उस एटम के अंदर कैसे रह सकते थे? भाई हम बचपन में कार्टून देखते थे, टॉम एंड जेरी। जेरी का घर छोटा सा होता था, उस घर में क्या टॉम जा सकता था? तो जवाब होगा नहीं सर, क्योंकि टॉम के हिसाब से वो घर जो था जेरी का वो बहुत छोटा था, इसलिए टॉम उस घर के अंदर नहीं जा सकता था। ठीक है, तो यहां पर तो एटम से भी छोटी चीजें हैं, पहला ऑब्जेक्शन तो ये है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि हम कह रहे हैं कि एटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन मॉडर्न रिसर्च तो ये कह रही है कि एटम क्रिएट भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय क्रिएट भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अच्छा, क्रिएट का मतलब क्रिएट तो नहीं, लेकिन डिस्ट्रॉय कम से कम हो सकता है, एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, अब सर इस बात की थोड़ी सी अगर वजाहत कर दें। बिल्कुल कर देते हैं बेटा। आप जरा अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं इस सब चीजों को इरेज करके आगे बढ़ूंगा।
ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? अच्छा, अब हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? एटम इज composed of tiny and fundamental particles। एटम जो है वो बहुत ही छोटे और टाइनी फंडामेंटल पार्टिकल से कंपोज होता है, यानी बनता है। और वो टाइनी फंडामेंटल पार्टिकल कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम में ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। दुनिया का कोई सा भी एटम उठा लो बेटा, उस एटम के अंदर ये तीन चीजें लाजमी तौर पर मौजूद होंगी। इन तीन के अलावा, इन तीन के बगैर गुजारा नहीं है। एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एटम को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो तोड़कर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। ये हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है जो एटम के नए स्ट्रक्चर और नए पैरामीटर्स के हवाले से हमें बताती है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बेटा अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप। बेटा कोई सवाल? नो सर।